संबंधित कितने कार्य स्वीकृत किए गए एवं कितने वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है? वो तो दिया है ना, 86 सड़कें दी हैं, 17 पूरी हुई हैं। वैसे जी अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें इनके प्रश्न जो इन्होंने मैंने खंड एक में विवरण किया, पर विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर में गत 2 वर्षों में कुल 95 कार्य लागत राशि 165 करोड़ की स्वीकृति की गई है। इनमें से 35 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और 32 कार्य प्रगतिरत एवं शेष 28 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष बजट में सड़क निर्माण कार्य डबोक NH 48 से टॉक तक लागत राशि 8 करोड़ की भी घोषणा की गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में वल्लभ नगर में कितने कार्य देरी से चल रहे हैं एवं ये कब तक पूर्ण हो जाएंगे? माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, वल्लभ नगर में लगभग ये 11 कार्य हैं जो देरी से चल रहे हैं और ये कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण करवाया जाना संभावित है। अगला प्रश्न है शत्रुघ्न गौतम, संख्या 355। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 केकड़ी जिला अस्पताल में 100 बेडेड मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन निर्माण के लिए राशि रुपए 33.97 करोड़ की स्वीकृति NHM PIP 2021-22 मद में जारी की गई, प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्या 2/21-22 दिनांक 17/8/2021 को जारी की गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है एवं कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। जिला अस्पताल केकड़ी के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने के उपरांत हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। खंड 2 उक्त चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। उक्त कार्य का उद्घाटन किसी विभागीय स्वीकृति एवं प्रक्रिया द्वारा नहीं किए जाने के कारण किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि औपचारिक और अनौपचारिक उद्घाटन क्या होते हैं? ये जो जवाब है ये पूर्णतः असत्य है। एक तरफ कहते हैं कि कोई उद्घाटन नहीं किया गया और ये शिला पट्टी आज भी 30 सितंबर 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगी गई और 30 सितंबर को ये उद्घाटन कर दिया गया और विभाग कह रहा है कि उद्घाटन नहीं हुआ। तो क्या अपने चीफ इंजीनियर, अपने एक्सीएन, AEN, PMO, CMHO विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, MCH विंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केकड़ी में जो अब करीब कंप्लीशन हो गया है उद्घाटन के लिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, कुछ सिविल मतलब इक्विपमेंट लिफ्ट वगैरह की थी, वो करीब कंप्लीशन पे आ गया है। माननीय सदस्य ने जो बोला है ये बिल्कुल सही है। इसका जो MCH विंग जो है 30 सितंबर 2023 को, जब वो कंप्लीट बिल्कुल ही नहीं था, आचार संहिता से 3 दिन पहले उस समय के वर्तमान जो माननीय चिकित्सा मंत्री थे उनका ये शिलालेख भी है। इसके अंदर डिपार्टमेंट की कोई अनुमति नहीं है, आनन फनन में किया गया और इन्होंने जो है इसका इस पट्टी ये खाली, पहली चीज तो अध्यक्ष महोदय भवन कंप्लीट नहीं था, दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने जो हमारे डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली और तीसरी शिलालेख पर, आज शिलालेख में पूरे राजस्थान में एक ही कानून है कि जो जितने भी इलेक्टेड जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे MLA, MP, प्रधान, जिला प्रमुख, ये सब सरपंच के लेवल तक, खाली उन्हीं का नाम होना चाहिए। यहाँ पर जो है जो माननीय सदस्य उनके पुत्र का नाम भी है और उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, तो ये सब तरीके से इसका उल्लंघन किया गया।
मैं माननीय सदस्य को ये मैं बताना चाहूँगा कि जो जो अधिकारी, पहली चीज़ तो मैं ये कहता हूँ कि डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली तो अधिकारी इसके अंदर उसका उनका रोल ही नहीं आता है कि किस अधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे, लेकिन फिर भी इसकी विस्तृत जांच मैं करा लूँगा और जहाँ जहाँ ऐसे जिसके ऊपर गलत नाम लिखे हुए हैं जितने भी हैं उनको हम हटाएंगे और ये भवन जो ये आपका MCH विंग है ये जल्दी तैयार होने वाला है उद्घाटन के लिए। अरे आपको किसने किया? नो नो परमिशन, नो। बैठिए, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है। इनको तो कंप्लीट पूछे ना इनको। अच्छा, दूसरा बाकी है, उनका दूसरा बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार इसमें कब तक कार्रवाई करेगी, समयबद्ध तरीके से जांच कमेटी बनाएगी। और जो विपक्ष के साथीगण कहते हैं कि ऐसा है, तो ये क्या सरकार है या 2023 में नाती का बाड़ा था कि पिता पुत्रों के नाम लिख दिए जाए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के नाम इस शिला पट्टिका में लिखे जाए और हर जगह, एक जगह नहीं कई जगह। तो एक बार आने दो। सवाल कह रहा हूं ना, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इतने ऐसे कई शिलालेख लगे हुए हैं, क्या उनको हटाने का विचार रखते हैं या वो यथास्थिति रहेंगे? और ये जो जवाब दिया है ये कब तक आप इसको क्रमबद्ध तरीके से पूरा करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने आपसे पहले भी आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय को बोला था कि सबसे पहले तो वो कंप्लीट नहीं था, दूसरा हमारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली थी। जो पूछा है ना, हाँ, तो मैं इसकी जो है विस्तृत जानकारी लूंगा कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे वगैरह, और इसके बाद में जो है इसके अंदर कार्रवाई हम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है। मेरा मंत्री जी महोदय आपसे इतना सा जानना है, भरतपुर के RBM अस्पताल में एक नए ब्लॉक का 5 महीने पहले प्रधानमंत्री, ये पूरे राजस्थान से संबंधित है, आप क्यों बात कर रहे हैं? आप बार बार यही बात करते हैं। कोई भी प्रश्न यहाँ आने के बाद में पूरे राजस्थान से संबंधित हो जाता है। के बारे में तो प्रधानमंत्री जी से आपने उद्घाटन करा दिया और आज तक 5 महीने तक आप केकड़ी की बात करिए ना। अरे माननीय उपनेता जी, इसमें प्रश्न के ऊपर केवल केकड़ी पूछा, केकड़ी आप पूछो, आपको अनुमति है? नहीं सर, केकड़ी से मतलब नहीं है, पूरे राजस्थान से मतलब है। और अभी राजस्थान की बात की है, पूरे राजस्थान में आज भी जो हारे हुए MLA हैं उनसे आप उद्घाटन करवा रहे हैं, उनमें नाथ पट्टिका लिखवा रहे हो। इसके लिए क्या कहोगे आप? क्या रोकने की कार्रवाई करोगे आप क्या आगे से जो उद्घाटन आपके पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं उनको रोकने का काम करेंगे मंत्री महोदय? ये तो चिकित्सा का जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जो IPD टावर है इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उस समय जो मुख्यमंत्री महोदय थे उन्होंने तो फर्स्ट फ्लोर का उद्घाटन भी कर दिया उसका, जो चालू भी नहीं है अभी। वैसे ये बात जो इन्होंने कही, प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है महोदय। ठीक बात है, इनका हमारी सरकार में भी हुआ होगा, आपकी सरकार में भी हुआ होगा। एक मिनट, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मैं आपको अध्यक्ष जी की अनुमति से, क्या आपके विभाग में वर्तमान 2.25 साल में कितने भवनों का उद्घाटन करने की अनुमति जारी की गई है? अगर की गई है तो कितनी, और क्या भविष्य में बिना लिखित अनुमति के विभाग के किसी का भी कोई उद्घाटन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? सिर्फ 2 ही बात बता दो। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान के हर विभाग की बात नहीं करूंगा, मेरे विभाग की बात करूंगा मैं। मेरे विभाग के अंदर कोई भी हमारे जितने भी अधिकारियों को ये सूचना दी जाएगी कि जनप्रतिनिधि के अलावा कोई नाम जो एज पर कानून जो है, जितने भी शिलालेख, फाउंडेशन स्टोन, जो इनॉग्रेशन जितने भी है, उसके अंदर कोई भी तरह का अगर उल्लंघन पाया गया तो उन डिपार्टमेंट और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। माननीय सदस्यों, इसमें मैं भी यहाँ 4-5 बार से हूँ। मेरे क्षेत्र में तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए कि मेरे विधायक रहते हुए जो प्रत्याशी था उसका नाम भी लिखा गया। लेकिन अब जो व्यवस्था है, मैं ऐसा व्यवस्था दे रहा हूं, और जो पिछले अध्यक्ष ने भी दी है, कि अपन जितने भी सरकारी उद्घाटन हो उसमें इलेक्टेड जो प्रतिनिधि है उसी का नाम लिखा जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
अगला प्रश्न श्री कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा, अरे वो तो बात कह दिया ना मैंने, प्रत्याशी तक का आया, वो तो मैंने भी कहा। कैलाश चंद मीणा। श्री रफीक खान, श्री रफीक खान प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रश्न नंबर बोलो, सवाल नंबर बोलो। प्रश्न संख्या 357। हाँ, पहले प्रश्न पढ़ो जी। जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कुल जितने डिलीट हुए हैं खाद्य सुरक्षा से, जितने पात्र आपने डिलीट किए हैं, उनका क्या क्राइटेरिया आपने लिया है, किस आधार पे किया, और क्या ये सही है कि बीपीएल एपीएल को भी डिलीशन कर दिया गया है, और कौन सा मेथड, कौन से पारदर्शिता अपनाई गई जिससे ये सब नाम 1 लाख से ऊपर नाम डिलीट हुए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में निष्कासन श्रेणी में होने से निम्न 2 कारणों से नाम हटे हैं। गिव अप अभियान, जिसमें चयनित लाभार्थियों में से सक्षम होने के कारण स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके कारण लोगों ने अपने नाम हटाए। दूसरा, चयनित लाभार्थियों को 3 माह में ई-केवाईसी कराने का अनिवार्य प्रावधान होने से जिन लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराई गई उनके नाम हटे हैं। जहाँ तक ये आदर्श नगर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो गिव अप अभियान में 9027 एवं तो आ गया मेरे पास में। जो मैंने पूछा, क्या बीपीएल एपीएल के भी हटाया आपने, और बीपीएल एपीएल के कितने हटाए और क्या मेथड अडॉप्ट किया? फिर सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता चुका हूं कि जो इस श्रेणी के अंदर आए उनके नाम हटे हैं, और अगर गलती से कोई हट भी गया, क्या बीपीएल एपीएल के नाम हटाए गए? साफ क्वेश्चन है, क्या बीपीएल एपीएल के भी नाम हटाए गए? क्या क्राइटेरिया लिया आपने? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्राइटेरिया था मैं आपको बता चुका हूं, और अगर किसी का नाम हट गया है तो हमारा पोर्टल खुला है, आप अप्लाई कर दीजिए, जुड़ जाएगा। गिव अप कर दिया, तो गिव अप आपने ही कर दिया या उनसे कोई कागज लिया है, कोई डॉक्यूमेंट लिया है? मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो आप। किस आधार पे हटाए और क्या बीपीएल एपीएल के आदमी हटाए? फिर सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में भी इनको बता चुका हूं कि नाम जो जोड़ने की जो शर्तें हैं वो शहरी क्षेत्र के अंदर 32 है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 28 है। एपीएल पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये बीपीएल एपीएल पूछ रहे हैं। बीपीएल एपीएल का मैं आपको चेक करके अलग से बता दूंगा। आपके पास आंसर नहीं है, मतलब इसका मतलब आंसर नहीं। चलो कोई बात नहीं। मेरा अगला सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को इनकम के दायरे से आपने नाम हटा दिए जिनकी एज 70 से ज्यादा थी? आप तो खाली आदर्श नगर ही बता दो कि 70 से ज्यादा वाले लोगों को आपने इनकम ज्यादा बता करके उनके नाम हटा दिए, और क्या डॉक्यूमेंट लिया आपने, क्या क्राइटेरिया माना, किस आधार पे अपनी मर्जी से हटा दिए? 80 साल, अध्यक्ष महोदय, 80 साल के आदमी के नाम हटा दिए। 80 साल का आदमी कौन सा काम करता है? रिक्शा चालकों के नाम हटा दिए। मैं सूची लेके आया हूं, एपीएल बीपीएल के नाम हटा दिए। किस आधार पे हटा दिए? क्या क्राइटेरिया लिया इन्होंने, या अपनी मर्जी से हटा दिया? जयपुर के अंदर, जयपुर पहले भी रेशो में पूरे राजस्थान में कम है, और आपने फिर 1.25 लाख नाम काट दिए जयपुर के अंदर। तो क्या जयपुर के लोगों को खाद्य सुरक्षा नहीं दोगे? प्रश्न मैंने प्रश्न पूछा अध्यक्ष महोदय, चलेगा। मैंने पूछा कि जो नाम इन्होंने काटे हैं उसमें बीपीएल एपीएल के कितने लोग हैं, एज वाले बता देंगे तो मैं कह दिया। 80 70 से 80 के आदमी कितने हैं जिनको इन्होंने इनकम के आधार पर हटा दिया? और ज्यादा स्पेसिफिक जा ही नहीं रहा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने आदर्श नगर को लेकर चिंता जारी की है, तो मैं आपके माध्यम से इनको आश्वस्त करता हूं कि जो एज फैक्टर बता रहे हैं, वैसे तो क्राइटेरिया सबके लिए लागू होता है, कोई विशेष एज के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको मैं चेक करा। राजस्थान का बता दो, पूरे राजस्थान का बता दो। जयपुर शहर का तो आपको चूंकि मंत्री महोदय नहीं है, पूछा है आपने, जयपुर शहर का ही पूछा है। हाँ, राजस्थान का नहीं। मैं तो जयपुर शहर का पूछा। जयपुर शहर का बता दो। मैं तो उससे भी छोटा पूछ रहा हूँ, आदर्श नगर का। आदर्श नगर का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, कह दिया उन्होंने। एक सेकंड, 70 से ऊपर और 80 से ऊपर की उम्र के लोगों को कितने लोगों के नाम आपने हटा दिए जो आपने इनकम ज्यादा बता दी होंगी? कोई बताना है, बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इनको आपके माध्यम से बता चुका हूं कि इसमें कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका कोई स्पेसिफिक केस है तो हम इसको चेक करके आपको बता दें। इनकम आपने श्री गोपाला शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। प्रश्न संख्या बोलो। 358। हाँ ब्रजो, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कर्मोन्नत की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है, खिराड़ क्षेत्र। उसमें 2 अस्पताल को कर्मोन्नत करने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। आपने कहा संसाधन की उपलब्धता के अनुसार। वो पूरा क्षेत्र खेती नहीं है, वहाँ पे पशु ही ज़्यादा रहते हैं और उसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है और पिछड़े आदमी वहाँ रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस 2 हॉस्पिटल का जो कर्मोन्नत करने का था, ये संसाधन की उपलब्धता के लिए आपने बताया, परंतु आपको कृपा करके इनको कराइए। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने जितने हॉस्पिटल खोल रखे हैं उनमें कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं कंपाउंडर नहीं है, कहीं ताला नहीं खुलता है। क्या आप उन अस्पतालों में आप स्टाफ लगाने की इच्छा रखते हैं? हाँ तो कब, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहला प्रश्न ये है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में माल का खेड़ा पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत करवाने की मांग की है इन्होंने। दूसरा है सुखपुरा पशु उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत की मांग की है। तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा पूछा कि अभी जो पूछा वही उत्तर दे दो। हाँ वही, ये तो इनको मिल गया। बजट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और बिंदु संख्या 188 क्रम संख्या 3 में 50 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत करने की घोषणा की है और उसी के तहत मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा, माल का खेड़ा पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत करने की कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है श्री अर्जुन लाल। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 359। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। तहसील बिलाड़ा, तहसील पीपाड़ शहर, तहसील लूणी एवं तहसील जोधपुर में वन विभाग के नाम भूमि आरक्षित है तथा तहसील कुड़ी भक्तासनी में वन भूमि आरक्षित नहीं है। उक्त तहसीलों में आरक्षित वन भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2। जी हां, उक्त वन खंडों में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन जिन वन खंडों के संबंध में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई हैं, उन पर तथा विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आए अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन पर वर्ष 2024 एवं 2025 में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 2 एवं 3 पर संलग्न है। खंड 3। वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत जनोपयोगी कार्यों के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 की प्रति परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में जो आपने परिशिष्ट 1 और 2 में जो 14 गांव और उन 14 गांवों के जो आपने जमीन हेक्टर्स में दी है करीब 1593 हेक्टर, उसमें जूली फ्लोरा के पेड़ पौधों का उन्मूलन जो 5 वर्षों में किया गया, उस पर कितना व्यय किया गया और किस किस ग्राम में कितनी कितनी भूमि से इन पेड़ पौधों का उन्मूलन किया गया, साथ में उक्त भूमि में गत 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जूली फ्लोरा के उन्मूलन के संदर्भ में प्रश्न किया है, उस बारे में बताना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्षों में 6.50 हेक्टेयर वन भूमि से जूली फ्लोरा का उन्मूलन कराया गया है, जिस पर कुल रुपये 2,06,000 रुपये का व्यय किया गया है। उक्त उन्मूलन कार्य ग्राम पंचायत
हरियाणा में कराया गया है। साथ ही साथ आपने जिस पौधारोपण की बात करी है, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 25,000 पौधों का रोपण किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय कि जो आपने वन भूमि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रखी है, क्या उनका आपने भूमि का डिमार्केशन किया गया? कितने कितने सीमा स्तंभों के द्वारा वहाँ पे उसकी चाहे फेंसिंग हो, सूखी पत्थर की चुनाई हो, या किस तरह से अपने उसका डिमार्केशन किया गया? और उसी के साथ जो इनका वन भूमि इनके खाते में वन विभाग के नाम में दर्ज नहीं हुई, उसके पहले की जो बसावटें थी, जो गांव बसे हुए हैं, जैसे मेरे पड़ासला कला, पड़ासला खुर्द की भाटों की ढाणियां हैं, देवाशों की ढाणियां हैं, वो आपके वन विभाग को अलॉट नहीं हुई जमीन, उसके पहले की बसी हुई है, तो क्या उनको वापस बाहर निकालने के लिए आपने कोई ऐसा नियम बनाया है जिससे कि वो वापस अपनी बसावटों भी बसे रहें? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बस्तियां 1980 के पहले की बसी हुई हैं, उनको लेकर के भारत सरकार का वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 1980 के तहत ही हम अनुमति दे सकते हैं। विशेष रूप से कोई जन उपयोगी कार्य जिसमें पानी की लाइन हो, सड़क का निर्माण हो, या आपके शिक्षा से संबंधित काम हो, बिजली की लाइन डालने हो, उसी के लिए ही अनुमति है। साथ ही साथ आपने जो डिमार्केशन की बात करी, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हरियाणा में आवश्यक 92 पिलर में से 72 पिलर, कापराड़ा में आवश्यक 238 पिलर में से 38 पिलर, होलपुर कला में आवश्यक 106 पिलर में से 58 पिलर और पड़सला कला में 56 पिलर में से 49 पिलर लगे हुए हैं। शेष वन खंडों में पिलरों के निर्माण का सीमांकन होने तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने सीमा ज्ञान के बारे में भी पूछा है, तो मैं उसके लिए एक जॉइंट सर्वे होता है और जॉइंट सर्वे करा लिया जाएगा और सीमा ज्ञान करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री रेवत राम डांगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 360। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 पुलिस थाना खींवसर के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। भूमि आवंटन की प्रति परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। पुलिस थाना भावंडा के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु दिनांक 10/6/2022 को भूमि आवंटित की गई थी, किंतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया और पाचौड़ी थाना के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। माननीय सदस्य। खंड 2 पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के पत्र क्रमांक 778 दिनांक 26/4/2022 द्वारा पुलिस थाना खींवसर में 9 आवासीय भवनों एवं ट्यूबवेल निर्माण हेतु तखमीना राशि 2 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। अभी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। आगामी वर्षों में निर्माण कार्यों हेतु राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों से बजट आवंटन होने पर सभी जिला यूनिटों की मांग के अनुसार आनुपातिक आधार पर बजट आवंटित कराकर भवन निर्माण करवाया जाना संभव होगा। वर्तमान में पुलिस थाना भावंडा एवं पाचौड़ी में आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूर्व प्रश्न यह है कि भावंडा में आज़ादी के समय से पुलिस थाना है और उसकी बिल्डिंग भी 60-70 साल पुरानी है, जो अब जर्जर हालत में है। पुलिस थाना भावंडा के नए भवन व स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए 2022 में शंखवास में हाईवे के नज़दीक भूमि आवंटन हुई थी, परंतु उसके विरोध में स्थानीय ग्रामीण हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने वो भूमि आवंटन निरस्त कर दिया और कलेक्टर नागौर को उसके नज़दीक ही भूमि आवंटन करने का आदेश दिया। लेकिन 3 साल बाद भी अभी तक भावंडा थाने व स्टाफ क्वार्टर के लिए शंखवास में भूमि आवंटन नहीं हुई है। शंखवास भावंडा थाने के क्षेत्राधिकार के बीचों बीच पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भावंडा थाने और स्टाफ क्वार्टर के लिए शंखवास में हाईवे के नज़दीक कब तक भूमि आवंटन कर दी जाएगी और पांचौड़ी थाने का नया भवन व स्टाफ
निर्माण की कार्रवाई कब तक पूरी कर ली जाएगी, ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि पुरानी जो ज़मीन अलॉट हुई थी पूर्व में, वो हाईकोर्ट से आदेश से निरस्त हो गई। मैंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि उचित ज़मीन तलाशें और माननीय विधायक जी के कोई ध्यान में हो, कोई ज़मीन निर्विवाद हो, उसका आवंटन की प्रक्रिया कराने के लिए वो जिला कलेक्टर को बता दें। निश्चित रूप से जल्दी ज़मीन का आवंटन करा दिया जाएगा। जहाँ तक पांचौड़ी थाना के कर्मचारियों के आवास निर्माण की बात है, वो भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही भूमि आवंटन हो जाएगा और बजट की उपलब्धता होगी, हम निश्चित रूप से कराएंगे। अगला प्रश्न श्रीमती कल्पना देवी। हो गया? आप वही पढ़ो, पूरक प्रश्न तो है ही नहीं, आप तो पेज को पढ़ रहे हो। पूरक प्रश्न कोई पूछना है तो 1 मिनट। पूरक प्रश्न दूसरा प्रश्न है, पूछो ना, पढ़ो आप, 2 लाइनें 4 लाइनें पूरा, आप पेज ही पढ़ रहे हो। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एसपी नागौर ने खींवसर थाने के स्टाफ आवास निर्माण के लिए 2022 में 2 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर भेजा, लेकिन अब तक राशि स्वीकृत नहीं हुई है। वो राशि कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैंने खंड 2 में इसका उत्तर लिखित में माननीय सदस्य को आपके माध्यम से पहुंचवा दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 2 करोड़ की राशि का तकमीना बना करके भेजा गया है। बजटीय संसाधन उपलब्ध होने के बाद उस पर सकारात्मक रूप से विचार करके बजट उपलब्ध होगा तो काम करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्रीमती कल्पना देवी। प्रश्न संख्या 361। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में कला एवं पर्यटन की दृष्टि से स्मारक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से कोई सर्वे नहीं करवाया गया है, तथापि विभाग द्वारा संरक्षित घोषित स्मारक निम्न हैं। चट्टानों पर उत्कीर्ण शैल चित्र, शिव मठ मंदिर, चंद्रसेल मंदिर समूह, मानस गांव। खंड 2 उपरोक्ता अनुसार। खंड 3 पुरातत्व महत्व में संरक्षित चंद्रसेल मठ की छतरियों के जीर्णोद्धार मरम्मत की वर्तमान में कोई कार्य योजना प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है। विभाग में बजट उपलब्धता तथा कार्य प्राथमिकता के आधार पर युक्त निर्णय लिया जाकर जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के कार्य करवाए जाते हैं। तथापि शिव मठ मंदिर चंद्रसेल पर पूर्व में वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 में विभाग द्वारा 154 लाख रुपए की राशि के संरक्षण व विकास कार्य संपादित करवाए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 4 वर्तमान में विभाग में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो चंद्रेसल मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर, भव्य और 11वीं सदी में बनाया गया मंदिर है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि चंद्रेश्वर शिव मंदिर को विभाग द्वारा कब संरक्षित किया गया एवं चंद्रेश्वर मठ एवं मंदिर पर कौन कौन से संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए गए? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, शिव मठ मंदिर चंद्रसेल विभाग द्वारा वर्ष 2008 में संरक्षित किया गया था और चंद्रसेल मठ एवं मंदिर में सभा मंडप का जीर्णोद्धार कार्य, फर्श, सैंडस्टोन फ्लोरिंग, लाइम प्लास्टर, कड़ा, शौचालय सुविधा, डस्टबिन, पाथवे, प्लिंथ, प्रोटेक्शन, स्टोन बेंच इत्यादि कार्य करवाए गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि चंद्रेसल मंदिर पे जो मुख्य शिखर है उसमें क्रैक आ रहा है, तो इस शिखर का कार्य क्यों नहीं करवाया गया? जी अध्यक्ष महोदय, जो शिखर का कार्य था उसमें जो मैचिंग पत्थर नहीं मिलने की वजह से ये कार्य नहीं करवाया गया। मैं बिल्कुल
माननीय सदस्य की जो बात है कि वहाँ पर क्रैक आ रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो कॉन्जर्वेशन का कार्य है वो तुरंत ही मुझे लगता है करवाना आवश्यक है, और वो करवाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेशन का कोई भी कार्य अगर हम लोग किसी भी पुराने आर्कियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट में करते हैं तो वहाँ बहुत ध्यान रखना होता है कि ऐसा कोई काम ना हो जो कि उससे मैचिंग ना हो, ऐसा कोई मटेरियल यूज में ना हो जो कि उससे मैचिंग ना हो, क्योंकि ये 10वीं और 11वीं शताब्दी का मंदिर है। उसमें जो भी कार्य करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, और पूरा अच्छे एक्सपर्ट्स को बोर्ड में ऑन बोर्ड लेके ही करवाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसमें कंजर्वेशन का काम तो तुरंत करवाना आवश्यक है, और वो हम लोग करवाएंगे। जल्दी करवाएं। माननीय महोदय, अगर हमारे सरकार कर लें, कहते हैं जल्दी कब तक करेंगे? जल्दी में। अगला प्रश्न कि जय किशन पटेल जी। मेरे पास में जवाब आया, लेकिन मैं पूछना प्रश्न चाहूंगा। संख्या तो बोलो। प्रश्न संख्या 362। हाँ। जिसमें हमारा जो इलाका है दक्षिण राजस्थान के समीपवर्ती आता है, लास्ट गुजरात में आता है, तो मेरे वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे इलाज के लिए गुजरात तक उनको जाना पड़ता है, जिसमें आधे लोगों की तो कई लोगों की जान रास्ते में चली जाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 जिला उप अस्पताल हैं और 39 PHC हैं, जिसके अंदर कुल मिलाकर जूनियर स्पेशलिस्ट के 12 पद हैं, जिसमें वर्क 1 कर रहा है और 11 वैकेंट हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 7 पद हैं, जिनमें 3 वर्क कर रहे हैं, तो 4 वर्क कर रहे हैं और 3 वैकेंट हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के 31 पद हैं, और वहाँ पर जो कार्यरत हैं वो 25 हैं और 6 हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि यह पद कब तक भरेंगे, पहला। दूसरा, जो इसके साथ ही ANM से लगा के ARGL JR असिस्टेंट से नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, स्वीपर, टेक्निकल असिस्टेंट, वार्ड बॉय सहित 438 पद हैं सैंक्शन, और वहाँ पर कार्यरत 303 हैं, तो 135 पद हैं वो रिक्त हैं। तो यह कब तक आप भरेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बागीडोरा में कुल सब सेंटर 117 हैं, PHC 14 हैं, CHC 6 हैं और 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। यहाँ पर जो है टोटल जो नॉन गेजेटेड जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह है उनके सैंक्शन पद तो हैं 438 और वर्किंग है 303 और वेकेंट है 135, और जो डॉक्टर्स के जो गेजेटेड हैं 50 सैंक्शनड हैं, 30 वर्किंग है और 20 वेकेंट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि हमारे जब से आज़ादी से आज दिन तक जो भर्तियाँ जो हुई हैं हमारे विभाग के अंदर, अभी 25,000 जो नॉन गेजेटेड स्टाफ की भर्ती हुई है, हमने उसको राजस्थान पोर्टल पे डाला। जो उसने अपना मेरिट सबसे पहले लिया, उसके बाद जो हैं विडो लेडी हैं, सिंगल लेडी हैं, डाइवोर्स हैं, जो विकलांग हैं, और ऐसे सबको करके, और उस कंप्यूटर ने सीधा जो राजस्थान पोर्टल ने खाली रिक्त पदों में राजस्थान में लोगों को भेजा गया। सबसे भारी जो बेनिफिट जो हुआ है वो आपके ट्राइबल एरिया और डेजर्ट एरियाज के अंदर हुआ है। अगर आप देखें कि 438 में से 303 पद भर गए हैं, ये मैं सोचता हूँ ट्राइबल एरिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। फिर भी अभी जो नए रिक्रूटमेंट अभी 25,000 और होने जा रहे हैं, वो उस रिक्रूटमेंट्स के नाते जो है हम ट्राइबल एरियाज को हम विशेष जो हम अधिकार देंगे। अगला पूरा कुछ पूछना है बाकी? माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ समय पहले कुछ लोगों द्वारा भी शिकायत दर्ज की गई थी और आपके द्वारा जो जवाब आया है, जिसके अंदर कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभद्र तरीके से लापरवाही पूर्वक काम किया और कई लोगों की मौत हो गई है और जिनका और आमजन के साथ में सही व्यवहार नहीं है। अगर इनके खिलाफ में आपके पास में कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है तो इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, और नहीं की तो क्यों नहीं की, और करेंगे तो कब तक करेंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, 4 में है, छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं उनका तो निस्तारण किया जाता है। अगर कोई माननीय विधायक महोदय को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर जो न्याय नहीं दिया गया हो, कार्रवाई नहीं करी हो, लेकिन 2 बड़े मुद्दे जो आए थे कंप्लेंट्स के, एक तो प्रभुलाल मेहदा, उन्होंने 14/8/24 को
CMA चौक जो है बांसवाड़ा और BC में जो बागी डोरगा उसके उनके कंप्लेंट की, उनके खिलाफ की थी कि कोई उनकी जो डॉक्टर्स ने हैं उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये 2 बड़ी कंप्लेंट हुई। एक माननीय विधायक महोदय ने भी कंप्लेंट करी है कि जो वहाँ पर जो CMHO है वो जो है देवेंद्र दामोर वो एक्टिवली जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अगर ऐसी कोई हम उसकी जांच करेंगे, ऐसी कोई शिकायत हो तो उसका हम निस्तारण करेंगे। श्री शंकरलाल डेचा हो गए। सदस्य ने जो अभी पूछा, मंत्री महोदय, बागी दौरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो ट्राइबल क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल की क्षेत्र में जो अभी आपने बताया बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या ये ट्राइबल एरिया के लिए कोई सरकार अलग से कोई ऐसा प्रावधान करे जहाँ मेडिकल की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लोगों को भागना नहीं पड़े और खून की कमी के कारण और वहाँ गरीबी के कारण लोग जो है बच्चों का जो है पलायन हो रहा है और मानव तस्करी हो रही है, DNA तक बिक गया अमेरिका तक। तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें आज सरकार की कोई प्राथमिकता है या नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पदों की बात, माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी थी कि मैंने जब बोला है कि जो पोर्टल के थ्रू ट्राइबल एरियाज और डेजर्ट एरियाज हैं, सबसे भारी वहां पर मैन पावर की कमी है। तो वहां पर जो है इतनी मैन पावर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा, हमारी सरकार आई उस समय ट्राइबल एरियाज की क्या पोजीशन थी आपकी, चाहे गेजेटेड हो चाहे नॉन गेजेटेड हो, पर्टिकुलरली नॉन गेजेटेड। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। और आज स्थिति, जब आपकी सरकार छोड़ के गई थी तो क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। अब आपने जो स्पेशल का बोला, देखिए सूरज जो है ना रोशनी सबको बराबर देता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ट्राइबल एरियाज, डेजर्ट एरियाज सबके लिए हम कर रहे हैं, सबके लिए बराबर कर रहे हैं और पर्याप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न श्री शंकरलाल डेचा। शंकरलाल डेचा, प्रश्न 363 प्रश्न संख्या। माननीय मंत्री जी, विधि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब लिखने पढ़ने में खोए हुए हैं। प्रश्न का खंड 1, चूंकि आपने कर्मोन्नत का मांगा है और कर्मोन्नत के लिए मैंने पूरा डिटेल जवाब दिया है, मेरा निवेदन ये है सागवाड़ा कि वर्तमान में सांगवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं है। यद्यपि सांगवाड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित है। ये भी सही है कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सांगवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इस तरह के प्रकरण काफ़ी संख्या में लंबित है। सांगवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करने पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में उक्त न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। भविष्य में इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर राज्य सरकार इस पर विचार करेगी और न्यायालयों को कर्मोन्नत करने और नया न्यायालय कैंप कोड करने का विचार करेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय भी यह मानता है कि सागवाड़ा में 3000 से भी ज़्यादा मुकदमे लंबित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का भवन बनकर तैयार है, सरकार पर वित्तीय भार भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सरकार चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय परामर्श प्रस्ताव पत्रावली जो विचारार्थ लंबित है उसे मंगवाकर उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। तो मैं मंत्री महोदय से इस विषय में पर क्या कहना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कथन सही है
उधर का लंबा एरिया है, डिस्टेंस भी है, प्रकरण भी काफ़ी है। हम पूरा प्रयास करेंगे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कि हमको अनुमति मिले, तो इनका जो मांग है उसके अनुसार गंभीरता से इस पर विचार कर पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हो गया जी धन्यवाद मंत्री महोदय। अगला प्रश्न सुरेश मोदी। प्रश्न संख्या 364। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, हाँ मेरे पास जवाब आ गया है। ठीक, पूरा पूछो। और मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया नहीं है, सूची नहीं लगाई है इसमें कि कौन कौन सी दुकानों के आवेदन हुए और किन किन को दी गई। आपने जवाब में बताया कि 39 रिक्त दुकानों में से हमने 15 पर चयन प्रक्रिया पूरी की और शहरी क्षेत्र में 10 में से 3 में पूरी की है, यानी 30%। तो बाकी 70% आबादी को आप राशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? आपने जवाब में लिखा है कि साहब मार्गदर्शन हेतु पेंडिंग रखी है हमने। ये कोई मार्गदर्शन हेतु पेंडिंग, जब नियम बने हुए हैं तो किस बात की पेंडिंग रखी है? किससे मार्गदर्शन लेना चाहते हो आप? सीधी सीधी इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, बोली लगती है। आप पेंडिंग पूछो। तो ये मेरा प्रश्न यही है कि साहब जब नियम बने हुए हैं तो किससे मार्गदर्शन चाहिए आपको? काय का मार्गदर्शन चाहिए? अरे उत्तर आ गया माननीय मंत्री जी, उत्तर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय नीम के थाना से आने वाले विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि इनकी विधानसभा के अंदर टोटल 39 दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। उसके अंदर 38 तो पहले से खाली थी और एक नवसर्जित थी, जिसमें से 15 दुकानें थी। उसकी लगभग जो विभागीय प्रक्रिया वो पूर्ण कर जाकर उसके चयन का आदेश जारी कर दिए, जिसमें से 8 के प्रतिकार पत्र भी हमने जारी कर वितरण का कार्य चालू हो चुका है। और जो शेष 7 बची है उसमें कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने से प्रतिकार पत्र जारी होना शेष है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। और 7 दुकानों के माननीय अध्यक्ष महोदय हमें आवेदन ही प्राप्त नहीं हुए। 2 दुकानों पे माननीय उच्चतम न्यायालय का स्थगन है। मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय कि जब नियम बने हुए हैं तो क्या मार्गदर्शन चाहिए? किससे मार्गदर्शन चाहिए? आप तो वही जवाब रिपीट कर रहे हो जो आपने लिखित में दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ये बताने का कष्ट करें 20 और 21 वार्ड में मेरे नहीं, अरे जवाब ये नहीं दे रहे कि मार्गदर्शन किसका चाहिए। जब नियम बने हुए हैं तो मार्गदर्शन क्या चाहिए? किससे चाहिए मार्गदर्शन? गांधी जी से चाहिए क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि इनके द्वारा जिन वार्डों के बारे में दुकानों की बात कर रहे हैं जल्दी उसका निस्तारण कर देंगे। मार्गदर्शन किसका चाहिए वो पूछ रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्गदर्शन से जब मैं जिला कलेक्टर से जब हमारे पास आते हैं तो वो लिमिट रहते हैं, हम उसका परीक्षण करते हैं, जल्दी हम उसका निस्तारण कर देंगे। मार्गदर्शन तो आप दोगे उनको। हाँ, अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जवाब में लीपा पोती की है इन्होंने। अरे आप तो दूसरा पूछो। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये है, उनका पूरा होने दो। अरे उनका पूरा होने दो माननीय सदस्य, दूसरा पूछो। कि क्या राज्य सरकार आवंटन सलाहकार समिति में विधायक को शामिल करने का विचार रखती है जिससे कि पारदर्शिता रहे? सरकार आपकी है, आपके तो 3 प्रतिनिधि वैसे ही आप आवंटित करते हैं विधायकों का। तो आप विधायक को इसमें सलाहकार समिति में वो मनोनीत करने का विचार रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 17/3/2016 को जो आवंटन सलाहकार समिति है उसके नियम बने हैं, उसके तहत विधायक को इस समिति में सदस्य नहीं लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार बार पूछ रहे हैं आपको मार्गदर्शन किससे चाहिए। मंत्री महोदय बता रहे हैं कलेक्टर से मार्गदर्शन, तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। कलेक्टर मार्गदर्शन क्या करेंगे? वो मैंने भी कहा ये तो गलत बात है। मंत्री जी को मार्गदर्शन कलेक्टर साहब देंगे, ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, ये गलत तरीके से प्रस्तुत कर, ऐसा नहीं है। जिला अरसद अधिकारी ने हमारे विभाग में मार्गदर्शन हेतु भेजा था, हम जल्दी निस्तारण कर देंगे। सुश्री नौकश्याम, सुश्री नौकश्याम, श्रीमती गीता बरवर। मेरे पास जवाब आ गया है। प्रश्न संख्या तो बोलो। 366।
जब सीमेंट प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बैग हाउस अभी तक स्थापित नहीं हुआ है तो इसको अनुमति कैसे दी? क्या ये उद्योगों को नियमों से छूट देने और आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं लगता? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न किया उसके बारे में मेरा ये कहना है, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि उद्योग द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में संचालन सम्मति हेतु दिनांक 9/9/2025 को आवेदन किया गया था। उद्योग का निरीक्षण दिनांक 29/10/2025 व 29/1/2026 एवं तत्पश्चात 26/2/2026 को किया गया है। निरीक्षण के दौरान उद्योग पूर्ण रूप से संचालन की अवस्था में नहीं पाया गया एवं संचालन से पूर्व की प्रक्रिया के तहत केवल लाइट अप फायरिंग अवस्था में पाया गया है, जिसमें प्लांट के स्थापित मशीनरी की प्रक्रियागत दक्षता जांचने का कार्य किया जाता है। उद्योग द्वारा अभी तक किसी प्रकार का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा जो बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है वह सीमेंट मिल में बैग हाउस स्थापित करने में लगने वाले समय के लिए की गई है। उद्योग द्वारा बिना बैग हाउस स्थापित किए सीमेंट मिल का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। उद्योग द्वारा लिखित में 11/3/2026 तक बैग हाउस स्थापित करने की टाइमलाइन दी गई है। उसके बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा कि उद्योग प्रदूषण फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है। माननीय सदस्य। मंत्री जी, आपने बताया कि वहाँ पे काम चालू नहीं हुआ है। मंत्री से नहीं पूछना है, अध्यक्ष जी के द्वारा पूछना है। अध्यक्ष जी से पूछ लेती हूँ। वहाँ काम चालू नहीं हुआ है कि आप बता रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि उद्घाटन नहीं हुआ है, काम वहाँ पर चालू है। और मेरा दूसरा पूरा क्वेश्चन है कि क्या ग्रामीणों की शिकायत आने पर ही सरकार अधिकारी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तभी जाएंगे? इन जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी नहीं है कि समय समय पर निरीक्षण किया जाए? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि निरीक्षण की एक सतत प्रक्रिया है और हर 2 माह में 3 माह में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस उद्योग को नोटिस दिया जाता है और उसको कमी जो है उसको दूर करने का समय दिया जाता है। और उसके बावजूद भी यदि वो कमियां पाई जाती हैं तो उसकी सीटीओ वापस ले ली जाती है और उसको फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है और सीटीओ दोबारा लेने के लिए उसको वापस अप्लाई करना पड़ता है और समय सीमा है, उसके अंदर अगर मापदंड सही पाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो वो सारे सीटीओ वहाँ पर काम चालू है और आपसे मेरा निवेदन है कि वहाँ पे एक बार आसपास के गांवों का सर्वे करवाया जाए और वहाँ से लोगों से जानकारी ली जाए कि वहाँ पे वास्तव में प्रदूषण की वजह से उनको प्रॉब्लम है या नहीं है। उत्तर पूरा होने तो आप पूछ लेना, आपको पूरे आजादी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी भी ग्रामवासी के द्वारा ना तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, ना जिला अधिकारी के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी शिकायत है तो वो मुझे लिखित में दे देंगे, हम जांच करा लेंगे और कुछ जांच में कमी पाई गई तो उस उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक उस उद्योग के अंदर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, ये माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। अगला श्री महेंद्रपाल मीणा। श्री महेंद्रपाल मीणा, श्री पुष्कला डांगी, श्री पुष्कला डांगी, श्री देवेंद्र जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न संख्या 369 इसका उत्तर मुझे मिल गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो पोलोसोनोग्राफिक टेस्ट है इसके लिए मेरा जो मूल प्रश्न था जोधपुर में चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन समस्त अस्पतालों के लिए था, लेकिन जो उत्तर मिला है वो खाली केन चेस्ट हॉस्पिटल से रिलेटेड है। मेरा प्रश्न पहला पूरक प्रश्न है कि जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के अधीन ये पोलोसोनोग्राफिक मशीनें कितनी लगी हुई है, इसका जवाब दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीबी हॉस्पिटल जो है उसमें एक मशीन आपने बोला आउट ऑफ ऑर्डर हुई थी 13/10/2025 को। इस मशीन को जो है
रिपेयर करा के 16/2/2026 को इसको दुरुस्त कर दिया गया और वो अभी प्रेजेंटली ऑपरेट कर रही है। अभी कोई प्रपोजल नहीं है कि नई मशीन और लाने के लिए। अभी टोटल 2 मशीनें चल रही हैं जोधपुर के अंदर। एक तो एमजी हॉस्पिटल में है, वो भी अब ऑपरेटिव है, और एक कमला नेहरू टीबी हॉस्पिटल में वो दुरुस्त करके दोनों मशीनें अभी सही हैं। ये जो मशीनें हैं ये स्लीप एपनिया और इंसोम्निया के लिए जो है ये काम में ली जाती है, और दोनों मशीनें जो हैं वो बिल्कुल सही चल रही हैं। माननीय सदस्य दूसरा पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, पोलो सोनोग्राफिक टेस्ट के लिए प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं, उस हिसाब से ये दोनों मशीनें हैं जो पर्याप्त है या नहीं है, क्योंकि हर चौथे डायबिटीज़ रोगी के लिए पोलो सोनोग्राफिक टेस्ट अनिवार्य है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं और इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट के थ्रू जो मेरे पास जो सूचना है कि जो 2 मशीनें जो अभी दोनों चल रही हैं, दुरुस्त है, इंस्टॉल्ड हैं जोधपुर शहर के अंदर, उसके अंदर जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक पूरे साल के अंदर खाली 6 टेस्ट कंडक्ट किए गए, केवल 6 टेस्ट। इसलिए ना तो मशीनों की जरूरत है, और जो दोनों मशीनें वो दोनों दुरुस्त है। अगला प्रश्न श्री हरि सिंह रावत। प्रश्न संख्या 370। माननीय मंत्री जी, मेरा जवाब आ चुका है। जवाब आ गया है। मुझे सप्लीमेंट, क्या सरकार देवगढ़ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय से विशेष आग्रह कर अस्थायी कैंप कोर्ट या नियमित न्यायिक शिविर प्रारंभ करने का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा वाक्य में सही है, परंतु किसी भी क्षेत्र में न्यायालय को क्रमोन्नत करना, कैंप कोर्ट खोलना या नए न्यायालय की स्थापना करना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की परमिशन और प्रस्ताव जरूरी है। जिस विषय की माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा दिनांक 27/7/2022 एवं 10/7/2023 को इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। फिर भी माननीय सदस्य का ये कहना है कि दूरी को देखते हुए पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए, तो हम उनके प्रस्ताव के अनुसार पूरी कोशिश करेंगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुरोध भी करेंगे और यथासंभव सुलभ, सस्ता, शीघ्र न्याय मिले, इसका पूरा प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है ये गणेश राज बंसल। मेरा सप्लीमेंट एक, क्या वर्तमान में प्रस्ताव पुनः विचाराधीन बताया गया है? क्या सरकार इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत दिलाने का उच्च न्यायालय स्तर पर कोई विशेष अनुशंसा या पैरवी करने विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो आपका नहीं है। मेरे पहले वाले पूर्व प्रश्न में इनका प्रश्न का उत्तर समाहित है। चूंकि 2 बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की इस संबंध में जो कमेटी नियुक्त होती है उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, फिर भी और प्रयास करेंगे और अनुमति प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्न का समाप्त है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर में गोल चक्कर सर्किल से रेलवे स्टेशन तक सड़क की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक प्रस्तावित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश में गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में पेयजल आपूर्ति नियमित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविन्द्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से जालोर जिले में घटित गणपत सिंह हत्याकांड का खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से प्रदेश में उर्वरक निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को खाद के साथ अन्य उत्पाद विक्रय करने की पाबंदी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा
सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बूंदी में गरगड़ादा बांध की पेयजल एवं सिंचाई परियोजना का लाभ आमजन को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दूषित पेयजल की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अनिल कुमार कटारा सदस्य की ओर से छात्रावासों हेतु गद्दे एवं कंबल खरीद में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्रीमती इंदिरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र 52 मास में मोरा सागर बांध की नहरों के जीर्णोद्धार कार्यों की जांच करवाए जाने के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर निवासी युवक की जयपुर में संदिग्ध मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना में शराब की अवैध बिक्री रोकने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रफीक खां सदस्य की ओर से जयपुर शहर के आगरा रोड क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन के नियमों में संशोधन नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती इंदिरा, श्री सुरेश गुर्जर, डॉक्टर रितु बनावत एवं श्री रफीक खां को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री जबर सिंह सांकला, डॉक्टर शिखामील बराला, श्री गणेश घोगरा, श्री महेंद्रपाल मीणा, श्री अर्जुन लाल जिंगर, श्री छोटू सिंह, श्री संजीव कुमार, श्री अरुण चौधरी, श्री अर्जुन लाल, श्री शंकर सिंह रावत, श्री प्रशांत शर्मा, श्री श्रवण कुमार, श्री सुरेश मोदी, श्रीमती अनीता बघेल, श्री मनोज कुमार, माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 5 मार्च को शून्यकाल में बोलने के लिए 40 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा निम्न 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्न अनुसार है। श्री हरलाल सिंह सारण, चुरू भालेरी रोड व चुरू रिंग रोड के संबंध में। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, राजसमंद जिले के कुंवरिया साकरोदा मार्ग पर नहर पर बने पुल की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण सहित नदियों एवं नहरों पर बने पुलों का नियमित सुरक्षा अंकेक्षण, समयबद्ध मरम्मत एवं परिवहन संकेतकों की व्यवस्था के संबंध में। श्री बहादुर सिंह, विधानसभा क्षेत्र वैर के भुसावर कस्बे के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री शगन सिंह राजपुरोहित, किसानों द्वारा कृषि यंत्र के रूप में उपयोग में लिए जाने वाले ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क के एक मुश्त दिए जाने या कृषि यंत्रों की खरीद पर बार बार लगने वाले कर से मुक्त किए जाने के संबंध में। श्रीमती इंदिरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बामणवास में मोरा सागर बांध के नहर जो कि 2023 के अंदर बजट में 28 किलोमीटर 15.3 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुई थी, जिसका कार्य 2024 के अंदर शुरू हुआ। समय समय पर विभाग द्वारा कागजों के अंदर जांच भी दिखाई गई, लेकिन जांच चलती रही और उसके साथ साथ शिकायतें भी चलती रही। पेपर में आई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी के द्वारा उसका जो संवेदक का पेमेंट है वो रोका नहीं गया और लगातार उसको पेमेंट किया गया। 11.51 करोड़ का उसको अब तक पेमेंट कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 किलोमीटर की जो नहर है वो 15.3 करोड़ की है, यानी कि बहुत बढ़िया नहर बन सकती है, लेकिन आज नहर का अता पता नहीं है। और मैं मंत्री जी को मैंने लिखकर भी दिया है इसके लिए कार्रवाई करने के लिए, लेकिन मुझे खेद है इस बात को कहते हुए, मुझे बड़ा ही दुख का विषय है कि जो जनता के टैक्स के द्वारा वसूली गई गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करती हूँ कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और संवेदक के खिलाफ शास्ति लगाकर वो पैसा वसूल किया जाए, क्योंकि मौके पर
मौके पर किसी भी प्रकार का कोई भी जब भी जितना भी काम हुआ है वो अभी बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, कहीं पर भी नहर पूरी तरह सेफ नहीं है। और साथ ही में ये जो मेरे पास सैकड़ों फोटोग्राफ्स हैं नहर के, वो टेबल करना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझूंगी कि मंत्री और सरकार इस भ्रष्टाचार को सह दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर, श्री सुरेश गुर्जर, फिर लगा डाल डॉक्टर रितु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के तहत मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के रूपबास की महिलाओं की पीड़ा आज आप सबके सामने रखना चाहूँगी कि वहाँ पर अवैध शराब की ढेरों दुकानें चल रही हैं और उस पर कार्रवाई करने के लिए न सरकार आगे आ रही है, न पुलिस प्रशासन आगे आ रहा है। और जब महिलाएं जो इस अवैध शराब की बिक्री के कारण परेशान होती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती है, अपने परिवार के बच्चों का भविष्य खराब होते देखती है, तो वो अपनी चुप्पी तोड़ती है, विरोध करती है। और विरोध करने के बाद पुलिस प्रशासन के लोग इन अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने का ही कारण बनाकर उनको जेल में ठूस दिया जाता है। और इस कारण से होली भी उन दलित महिलाओं को जेल में मनानी पड़ती है। तो आप देखिए कि क्या विडंबना है कि घर में जब शराबी पति आए और पीटे, बच्चे आकर गाली गलौज करें, उन सबको सहने के बाद विरोध करने का अधिकार भी महिलाओं को ना मिले, ये उनके साथ अन्याय है। तो मैं कहना चाहूंगी कि रूपबास के क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार हर गांव में चल रहा है। ठेका किसी एक जगह का होता है और जो घटना रूपबास के झरेला में हुई, जिसके कारण से 15 दलित महिलाओं को जेल में ठूसा गया। ठेका था विनोवा के नाम का और गोदाम उसने बना रखा दौड़दा में, जहां पर धड़ल्ले से जो है टाइम ओवर होने के बाद ओवर रेट शराब की अवैध बिक्री हो रही है। पुलिस प्रशासन नींद में सोई है। और मैं ये कैसे विडंबना है कि विरोध करने का अधिकार भी नहीं है। जब महिलाओं द्वारा विरोध किया जाता है तो उनको कानूनी पचड़े में फंसा दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है। रूपबास के बहुत सारे गांवों में ये हो रहा है। मैं निवेदन करूंगी, मैं इस सवाल का जवाब सदन के माध्यम से भी चाहती हूं कि डिप्टी सीएम साहब इसका जवाब दे और गृह राज्य मंत्री जी जवाब दे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पुलिस प्रशासन। सभापति महोदय, बड़ा ज्वलंत इशू है कि इकोलॉजिकल जोन है आगरा रोड पे और बहुत सारा जयपुर शहर में अलग अलग जगह हैं। इकोलॉजिकल में 20-30 साल से कॉलोनियों का निर्माण हो चुका है। लोगों ने अपनी प्राइवेट जमीन पे भूखंड काट दिए, प्लॉट काट दिए और अब क्या हो रहा है कि जेडीए और निगम एक्सटॉर्शन करता है, मकान नहीं बनाने देंगे। अगर कोई बनाता है तो उससे चौथ वसूली की जाती है। तो ये बहुत अरसे से डिमांड चल रही है कि जहां कॉलोनाइजेशन हो चुका, जहां लोग बाग बस चुके, जहां प्लॉटिंग हो चुकी 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, और लोग बाग अपना मकान बना के रह रहे हैं, वहां उसको एटलीस्ट इकोलॉजिकल से बाहर निकाला जाए। जिस आदमी के मकान की वैल्यू 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए है, वो इकोलॉजिकल के चक्कर में आप पट्टा नहीं देते हो, उसको 2 रुपए लोन नहीं मिल सकता। तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ, रेगुलर डिमांड है। जहां आबादी बस चुकी है और पुरानी बस चुकी है, 20-20 साल, 30-30 साल से लोग रह रहे हैं। आगरा रोड पे ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बगराना पंचायत जो अब निगम में शामिल कर लिया आपने, सुमेल पंचायत आपने निगम में शामिल कर ली, विजयपुरा पंचायत आपने निगम में शामिल कर ली। तो निगम में शामिल कर लिया आपने, जेडीए जोन लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इकोलॉजिकल जोन में है। तो फिर क्या मतलब है वहां के आप निगम में शामिल करने का? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम निगम में शामिल करके निगम का चुनाव कराएंगे वहां और निगम उसको संभालेगा, दूसरी तरफ आपने इकोलॉजिकल में डाल रखा है। तो इकोलॉजिकल में डाल रखा है तो जो वहां के बासिंदे हैं वो कहां जाएं, किससे बात करें, कैसे पट्टा मिले, कैसे रेगुलराइजेशन हो उनका, कैसे सीवरेज लाइन बने, कैसे पानी की लाइन आए, कैसे बिजली की लाइन आए, कैसे डेवलपमेंट हो। जब मकान बच गए, 1 इंच जमीन खाली नहीं है, तो इसको इकोलॉजिकल से बाहर निकाला जाए। जामडोली है, विजयपुरा है, सुमेल है, बगराना है, इन तमाम
तमाम पंचायतों और कॉलोनियों को बाहर निकाला जाए इकोलॉजिकल से और उनको रेगुलाइज किया जाए। श्री 295 श्री जब्बर सिंह जी सांकला। डायरेक्शन भी दे दो उसके लिए। ऐसे मामले नोट कर रहे हैं। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया तथा नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। राजस्थान के रावणा राजपूत समाज के गौरव व हाइपा हीरो योद्धा जिन्होंने इजराइल के हाइपा शहर को आज़ाद करवाया और राजस्थान ही नहीं दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था, ऐसे मेजर दलपत सिंह जी देवली जिन्होंने पूरी दुनिया में हाइपा हीरो के नाम की अमिट छाप छोड़ी। मुझे गर्व है कि मैं भी रावणा राजपूत जाति से हूँ। हमारी समाज पिछले कई समय से मेजर दलपत सिंह जी के नाम से हमारी समाज के एक बोर्ड गठन की मांग कर रही थी, जिसको पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बोर्ड की घोषणा तो कर दी थी किंतु उसको मूर्त रूप नहीं दिया। प्रदेश के रावणा राजपूत समाज की आवाज़ बनकर मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी समाज की इस महत्वपूर्ण मांग को अब आप ही पूरी कर सकते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश का रावणा राजपूत समाज, जो कि विधानसभा की 70 से 80 सीटों पर हार जीत तय करता है और इस समाज का एकमात्र सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी समाज की इस महत्वपूर्ण मांग को सदन में रखूं और सरकार से इसे पूरा करवाऊं। समाज के ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष श्री रणजीत सिंह जी सोडाला के द्वारा भी कई बार मांग की गई और इनके निर्देशानुसार समाज लगभग 80% पार्टी के साथ रहता है और इस नाते सत्ता पक्ष की भी प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि जल्द ही प्रदेश के रावणा राजपूत समाज की इस वाजिब मांग को पूरा करवाकर समाज के बोर्ड का गठन करवाकर प्रदेश के रावणा राजपूत समाज को राहत प्रदान करावें। समाज आपका ऋणी रहेगा। धन्यवाद सभापति महोदय। डॉक्टर सिक्का मिल बराला। सभापति महोदय, आपने मुझे विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 के अंतर्गत सामोद स्थित श्री वीर हनुमान जी बालाजी मंदिर के पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार। सामोद स्थित श्री वीर हनुमान जी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन हेतु आते हैं, किंतु मंदिर परिसर में मोबाइल नेटवर्क की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क स्थापित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। साथ ही स्थायी चिकित्सा सुविधा का अभाव भी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर उपस्थित रहते हैं। तिबारियों की केवल ऑफलाइन बुकिंग वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को अनावश्यक असुविधा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अतः पारदर्शी एवं सुगम ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली लागू किया जाना आवश्यक है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1100 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए विशेष चुनौती है। लंबे समय से सेवा बंद होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जिसके कारण अनेक श्रद्धालु दर्शन से वंचित रह जाते हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि रोपवे सेवा का शीघ्र पुनः संचालन सुनिश्चित किया जाए, मंदिर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए, मोबाइल नेटवर्क एवं चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा तिबारियों की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। इन कार्यों हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाकर बजट में विशेष प्रावधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। श्री गणेश जी गोगरा। माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा हेतु आदिवासी विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में जनजाति वर्ग के कार्मिकों की नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय का नाम जनजाति विश्वविद्यालय रख दिया, लेकिन विश्वविद्यालय में एक भी स्थायी प्रोफेसर व अन्य कार्मिक आदिवासी वर्ग के नहीं लगाए गए हैं। जनजाति विश्वविद्यालय में आदिवासी कला एवं संस्कृति हेतु ट्राइबल स्टडी सेंटर नहीं खोलकर कर्मकांड, वेद, विद्यापीठ, ज्योतिष विद्या जैसे गैर आदिवासी के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह सर्वथा अनुचित है, इसे बंद करा जावे। जनजाति विश्वविद्यालय
बांसवाड़ा में संविदा भर्ती में स्थानीय आदिवासियों युवाओं को मौका नहीं दिया गया। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रोफेसर तक बाहर के अन्य वर्ग के लोग पदस्थापित हैं। उक्त विश्वविद्यालय में जनजाति टीएसपी एसटी हेतु सरकार विशेष आरक्षण देने की क्यों नहीं सोच रही है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 70% पदों पर भर्ती मुस्लिम वर्ग हेतु आरक्षित है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एससी वर्ग के लिए स्पेशल कोटा है तथा जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में 28% पद एसटी के लिए आरक्षित हैं एवं देश में अन्य विश्वविद्यालयों की भांति समुदाय को दिए जा रहे हैं। आरक्षण रोस्टर की तरह आदिवासी विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में जनजाति वर्ग के कार्मिकों की नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर व्यवस्था लागू की जावे जिससे आदिवासियों को लाभ हो सके। इसी तरह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उदयपुर में शिक्षक भर्ती में स्थानीय आदिवासियों की नियुक्ति करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री महेंद्र पाल मीणा, श्री अर्जुन लाल जी जिनगर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजस्थान सरकार में कार्यरत संविदा एवं अस्थायी रूप से लगाए गए कार्मिकों को स्थायी करने के क्रम में महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार में कार्यरत संविदा व अस्थायी कार्मिक जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं तथा उन्हें स्थायी करने या विशेष पे ग्रेड बनाकर स्थायी नौकरी दिलवाने हेतु राज्य सरकार के समक्ष कई बार धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है। प्रदेश में पंचायत राज विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, खनिज विभाग, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राजीविका विभाग, इनके अलावा भी कई विभागों में अस्थायी रूप से हजारों की संख्या में कार्मिक लगे हुए हैं तथा एजेंसी वाले अस्थायी कार्मिकों का शोषण करते हैं तथा समय पर वेतन भी नहीं देते हैं तथा तय मानदेय से भी कम राशि देकर कार्मिकों का शोषण करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार में संविदा एवं अन्य एजेंसियों के द्वारा लगाए गए अस्थायी कार्मिकों को स्थायी नौकरी देवें या राजस्थान सरकार स्पेशल पे ग्रेड देकर इनका स्थायीकरण कराने की कृपा करावें। धन्यवाद। श्री छोटू सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने विशेष उल्लेख प्रस्ताव संख्या 295 में जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र अंतर्गत राजस्व ग्रामों में ग्राम सर्वे अभाव के कारण सामान्य भूमि आवंटन के उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वंचित ग्रामों को सर्वे कराए जाने बाबत जो पढ़ने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, जैसलमेर जिले के लुणार, गुंजनगढ़, उकराला पार, दबड़ी, लांबा पार, करड़ा व गजवों की बस्ती सहित अनेक वंचित ग्रामों को राजस्व विभाग से उपनिवेशन विभाग में हस्तांतरित हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आज तक ग्राम सर्वे पूर्ण नहीं होने से भूमि आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी। इन क्षेत्रों में नहर एवं खालों का निर्माण कर करोड़ों रुपए व्यय किए गए हैं, परंतु खेती प्रारंभ न होने से हजारों टन संभावित फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। परिणाम स्वरूप सैकड़ों भूमिहीन सामान्य आवेदक एवं पात्र किसान आवंटन से वंचित है तथा विशेष एवं नीलामी श्रेणी से प्राप्त होने वाली राजस्व आय से राज्य सरकार भी वंचित है। मान्यवर, मैंने पूर्व में भी ये विषय अनेक बार उठाया,
परंतु समाधान नहीं हुआ। विगत सत्र में पूछे गए ऐतराज प्रश्न संख्या 2608 के उत्तर में औपचारिक स्वरूप 2 पटवारियों की टीम भेजी गई, जबकि पूर्व में भी निरीक्षक स्तर पर जांच हो चुकी है। यदि पूर्व जांच में निष्कर्ष नहीं निकला तो केवल औपचारिक कार्रवाई से समाधान संभव नहीं है। मान्यवर, अतः मेरा निवेदन है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP के अंतर्गत उपनिवेशन तहसील जैसलमेर को मॉडल तहसील घोषित कर रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए, ताकि ग्राम सर्वे पूर्ण हो सके और स्थानीय निवासियों को भूमि आवंटन एवं क्षेत्र को कृषि उत्पादन का लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी 171। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र भादरा में अमर सिंह सब ब्रांच व सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के जर्जर खाड़ों के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने बाबत 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन करना चाहूँगा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में 2 मुख्य सिंचाई परियोजना अमर सिंह सब ब्रांच व सिद्धमुख सिंचाई परियोजना है। इन दोनों परियोजनाओं में जो खाड़े बनाए गए थे उनको काफ़ी समय हो चुका है, जिसके कारण खाड़े क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में हैं। इस वजह से पानी की अधिक शिद्दत होती है, जिससे काश्तकारों को समुचित मात्रा में सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पाता है। महोदय, किसानों को सिंचाई पानी खाड़ों के द्वारा ही दिया जाता है। अगर खाड़े क्षतिग्रस्त व जर्जर अवस्था में होंगे तो उनके अंतिम छोर के में किसानों को पानी नहीं पहुंच पाता है। भादरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। उक्त दोनों सिंचाई परियोजना से भादरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। सभापति महोदय, अमर सिंह सब ब्रांच में करीब 72 खाड़े क्षतिग्रस्त एवं जर्जर है, जिनके पुनर्निर्माण में करीब 70 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता होगी। इसी तरह से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के करीब 105 खाड़े पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हैं। इस तरह दोनों नहरों के 177 खाड़ों के लिए 170 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता होगी। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त एवं जर्जर खाड़ों के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री अरुण चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, मेरे बालोतरा जिले के विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में चोरों के द्वारा विभिन्न घरों में घुसकर चोरियां की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से पचपदरा थाना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र थोब, कुड़ी, पटाऊ और बालोतरा थाना अंतर्गत बालोतरा शहर के कई घरों में चोरियां की गई। जसोल थाना अंतर्गत जसोल कस्बे, आसोतरा स्थित आकाश देवी मंदिर एवं सराणा आदि कई गांवों में हुई चोरियां और कल्याणपुर थाना अंतर्गत त्रिसिंगड़ी गांव में एवं अन्य जगह हुई चोरियां तथा समदड़ी थाना अंतर्गत कर्मावास एवं आसपास में हुई चोरियों का अभी तक खुलासा नहीं होने से चोरों का हौसला बुलंद हो रहा है, जिससे न केवल स्थानीय नागरिकों में भय पैदा हो गया है बल्कि पुलिस के प्रति विश्वास डगमगा रहा है। राजस्थान पुलिस का जिस प्रकार का भाव है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, इस मुहिम को एक बार फिर से संपूर्ण प्रदेश में फिर से एक विशेष अभियान चलाकर प्रदेश के हर थाने में हुई चोरियों का विशेष रूप से खुलवाकर लोगों में सरकार का विश्वास पैदा करना होगा। परंतु कई बार स्थानीय पुलिस के द्वारा छोटी छोटी चोरियों को खुलवाकर थानों में दर्ज चोरियों के मुकदमों की पेंडेंसी को खत्म किया जा रहा है, जबकि लाखों रुपए की और सैकड़ों चोरियों का पुलिस जानबूझकर चोरों के साथ मिलीभगत कर उनका खुलासा नहीं कर रही है।
आज का युग एआई और तकनीक युग है। इस युग में अधिकांश जगहों पर पुलिस की मदद हेतु कैमरे लगे हुए हैं। अगर उनका सही इस्तेमाल अगर पुलिस करती है तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि चोरियों का शीघ्र खुलासा होगा। मैं 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि बालोतरा जिले की चोरियों का राज शीघ्र खुलवाने हेतु और प्रदेश की चोरियों का राज खुलवाने हेतु विशेष टीमों का गठन कर तुरंत चोरियों का खुलासा करवाकर मेरे विधानसभा क्षेत्र एवं संपूर्ण राजस्थान में आम नागरिकों को न्याय दिलाने का कृपा करावे। धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल जी, विभाजन संख्या 12। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव SC/ST वर्ग की कृषि भूमि के रूपांतरण उपरांत क्रय विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी प्रावधान किए जाने के संबंध में माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संबंधित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि का क्रय विक्रय सामान्यतः उसी SC/ST वर्ग के व्यक्तियों के मध्य ही किया जा सकता है तथा जिस तरह गोचर भूमि का रकबा कम नहीं हो सकता उसी तरह SC/ST की भूमि का रकबा कम नहीं हो सकता। सरकार द्वारा SC/ST वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की भूमि सुरक्षित रखने एवं उनकी संपत्ति अन्य वर्गों के हाथ में जाने से रोकने हेतु ये व्यवस्था की गई थी, जो अत्यंत सराहनीय थी। किंतु वर्तमान समय में इस नियम की आड़ में कुछ भूमाफिया तत्वों द्वारा SC/ST वर्ग की बेशकीमती भूमि को कम दामों में खरीद लेते हैं तथा बाद में फार्म हाउस, औद्योगिक, सौर ऊर्जा स्थापनार्थ, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजन हेतु उसका रूपांतरण करवाकर कई वर्षों बाद उस पर आवासीय कॉलोनियां रहवासी मकान बनाकर बेचते हैं तथा उसे अन्य वर्ग के व्यक्तियों को अधिक कीमत पर बेचते हैं। इससे संविधान के मूल अधिकार कानून का उद्देश्य प्रभावित होता है तथा सरकार को भी उचित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अतः इस विषय में ऐसा प्रभावी प्रावधान किया जाए कि यदि SC/ST की भूमि का रूपांतरण कर उसका क्रय विक्रय किया जाता है तो उसके पश्चात भी उसका क्रय विक्रय केवल SC/ST वर्ग के मध्य ही सीमित रहे अथवा वैकल्पिक रूप से रूपांतरण या हस्तांतरण पर इतना अधिक शुल्क चार्ज निर्धारित किया जाए कि इस प्रकार के अनुचित लेन देन पर स्वतः नियंत्रण हो सके तथा सरकार को भी अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। धन्यवाद। श्री शंकर सिंह जी रावत। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतें देवाता, सुरडिया, अतीतमन, पाखरियावास सहित अन्य ग्राम पंचायतों में क्षेत्र के लोग, गरीब लोग अपने अपने खेतों की खातेदारी भूमि अथवा पड़त भूमि से काले पत्थर तोड़कर उनकी पट्टियां और चिनाई पत्थर बनाकर बेचते हैं। इस कार्य से इन गरीब लोगों को आजीविका चलती है तथा अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। इनकी आजीविका चलाने के लिए मात्र एक साधन ही है। ये कार्य इन लोगों के पूर्वजों ही नहीं बल्कि 100 से 150 साल पूर्व से चलता आ रहा है। इसकी 10-10 पीढ़ियाँ इस जगह पर अपनी आजीविका चलाते आ रहे हैं। इन लोगों के पास काश्तकारी के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्र के खान विभाग द्वारा वर्षों से कब्जाशुदा भूमि को बड़े बड़े भूमाफियाओं से मिलकर आवंटन करवाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। अगर भूमि का आवंटन किया जाता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही भूमि का आवंटन किया जाए ताकि ये अपनी आजीविका जीवन आसानी से व्यक्त कर सके और इन्हें ही को ही छोटे छोटे पट्टे दिए जावे। भूमाफियाओं द्वारा भूमि का आवंटन करवाए जाकर पुलिस विभाग, खान विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर बलपूर्वक कब्जे खाली करवाए जा रहे हैं।
जो कि बिल्कुल गलत है। ब्यावर में ही ऐसा हुआ है। इन लोगों को भूमाफियाओं द्वारा बलपूर्वक खदेड़ दिया जाता है और अपना जीवन यापन कैसे और कहाँ करेंगे। अतः निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में काले पत्रों की भूमि का आवंटन स्थानीय लोगों को ही किए जाने के आदेश जारी करावे। धन्यवाद साहब। श्री प्रशांत जी शर्मा। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत यह विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर माननीय स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यान आमेर विधानसभा जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कों की अत्यंत दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आमेर विधानसभा क्षेत्र में जेडीए द्वारा निर्मित अनेक प्रमुख सड़कें वर्तमान में अत्यधिक जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं नवीनीकरण के संबंध में पूर्व में कई बार माननीय मंत्री महोदय एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। इसके बावजूद क्षेत्र की अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें आज भी बदहाल स्थिति में हैं, जिन पर आम जन का दैनिक आवागमन निर्भर है। सड़कों की खराब स्थिति के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी निरंतर बनी हुई है। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि आमेर विधानसभा क्षेत्र की इन अति आवश्यक सड़कों के नवीनीकरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को आवश्यक बजट राशि उपलब्ध कराने एवं संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि क्षेत्र की सड़कों की बदहाल स्थिति में सुधार हो सके और आमजन को राहत मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री श्रवण कुमार जी। श्री सुरेश जी मोदी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मुझे मौका दिया। नीमका थाना में राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन द्वारा स्वीकृत बीज विधायन केंद्र का निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के संबंध में महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीज विधायन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में कॉरपोरेशन ने 25/2/2022 को जिला कलेक्टर सीकर को 2 हेक्टेयर भूमि आवंटन का निवेदन किया। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम जस्सिकाबास ठीकरिया नीमका थाना में भूमि आवंटन कर दी गई। निगम द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर विधिवत भूमि का कब्जा प्राप्त कर सीमांकन चिन्ह स्थापित कर दिए गए। इन औपचारिकताओं को पूरा हुए 3 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि आज दिनांक तक न तो कार्यालय भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ, न ही बीजों के भंडारण, विधायन संयंत्र स्थापना, गोदाम निर्माण और स्टाफ क्वार्टर्स आदि जो प्रस्तावित थे के निर्माण कार्य में कोई प्रगति हुई है। इस बीज विधायन केंद्र की स्थापना से क्षेत्र के किसानों को प्रमाणित एवं उन्नत बीज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकता था, जिससे उनकी उत्पादन लागत में कमी आती तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती। कार्य प्रारंभ न होने के कारण क्षेत्र के किसान इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित हैं। अतः मेरा आग्रह है कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जावे, विलंब के कारणों की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे तथा इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु समयबद्ध
कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। सभापति महोदय, किसानों के हित में इस विषय पर सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमती अनीता जी बदेल, श्री मनोज कुमार जी सादुलपुर। सभापति महोदय, सबसे पहले तो सेना होली की राम राम। इन्हें बीजेपी वाला ने कांग्रेस वाला ने और आज दोनों कोई वो होली वाली जो राजस्थान को कोई भलो हो जावे तो कहें दोनों पीछे छूट जावे। और सभापति महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 में राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव मेरे विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर चूरू में स्थित सादुलपुर हरपालू रेलवे स्टेशन के मध्य किलोमीटर 222/78 पर स्थिति पूर्व कब्रिस्तान मोहल्ला नरडियान में आरयूबी निर्माण कार्य बंद पड़ा है। उक्त आरयूबी निर्माण कार्य के लिए नगर पालिका राजगढ़ सादुलपुर चूरू द्वारा 2,32,00,000 का बजट स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत बजट में से आरयूबी निर्माण कार्य के लिए आरसीसी ब्लॉक ठेकेदार द्वारा तैयार कर कब्रिस्तान में रखे हुए हैं, परंतु जो कार्य 1 वर्ष में पूर्ण होना था, खेद का विषय है कि आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ। सादुलपुर रेवाड़ी के मध्य डबल रेल लाइन व विद्युतीकरण कार्य चल रहा है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय अल्पसंख्यक समाज द्वारा जनाजा ले जाने के लिए मजबूरन रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, क्योंकि पूर्व में इस जगह डी क्लास गेट स्वीकृत था जो सिर्फ पैदल आने जाने के लिए स्वीकृत था, जिसे अब रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके कारण जनाजा ले जाते समय व वापस आते समय कोई भी असामयिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त आरयूबी निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करवाए जाने हेतु नगर पालिका राजगढ़ चूरू की घोर लापरवाही रही है वह उक्त ठेकेदार द्वारा उक्त संपूर्ण राशि उठा भी ली गई हो, ऐसा मुझे संपूर्ण अंदेशा है। इसलिए उक्त संपूर्ण प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों की निष्पक्ष नगर पालिका राजगढ़ चूरू से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करवाकर अविलंब जनता को राहत पहुंचाने की महती कृपा करावे। धन्यवाद सभापति महोदय। पर्ची के माध्यम से श्री हीरालाल सारण जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मैंने शून्य काल में पर्ची में बोलने का मौका दिया। हरलाल जी। विधानसभा क्षेत्र चूरू में एक अत्यंत गंभीर समस्या पर जनहित में जुड़ी समस्या को सदन पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, चूरू भाले रोड है, ये कार्य मेरे से नागौर मुकनगढ़ हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीपी मोड़ पर सड़क बनाई गई थी। सभापति महोदय, 2019 में कार्य पूर्ण होना था, मगर इस कंपनी से पीपी मोड़ सरकार से मिली भगत के कारण चूरू में कलेक्ट्रेट से लेके पंखा सर्किल तक एक जर्जर नाला बनाया। उसमें कई लोग गिर के पैर टूट गए, एक जनहानि, एक व्यक्ति मर भी गया। उसके बाद भी इस कंपनी को काम पूर्ण नहीं किया। आंखा के हॉस्पिटल से लेके पंखा रोड तक एक अंडरग्राउंड नाला डालना था, बड़े नाले लाके डाल दिए। लोगों ने धरना दिया तो कहा कि जल्दी डाल देंगे, आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो मैं सभापति महोदय आपसे आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस पीपी मोड़ के टोल को बंद किया जाए और कार्य पूर्ण नहीं करें तो इस टोल को बंद किया जाए, नहीं कार्य पूर्ण कराया जाए। ये मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, चूरू भाले रोड सोमासी टोल की बात, यदि इसे अवधि पूर्ण हो चुकी है तो इसको बंद किया जाए। एक दूसरी बात है कि चूरू से रिंग रोड तारनगर भालेरी सरदार सरतन देपाड़सर होते हुए एनएचआई के द्वारा हमारी सरकार द्वारा 2024-25 बजट में घोषणा की थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद केंद्र सरकार ने, नितिन गडकरी जी मंत्री जी ने हमारे 750 करोड़ रुपए देके स्वीकृत किए। उसके बाद डीपीआर का काम बनाने के लिए क्या 4 महीने होगा, एक बार टेंडर लगता है, एक बार कभी एक कंपनी आती है, कभी दूसरी कंपनी आती है, ये टेंडर नहीं हुए सभापति महोदय। इसलिए इस रिंग रोड का टेंडर करा के इसका काम भी सुचारू किया जाए। ये दोनों कामों के लिए मैं सदन से माध्यम से मांग करता हूं कि दोनों कार्य शीघ्र पूर्ण कर चूरू की आम जनता को सुविधा दिया जाए। मेरे को आप पर्ची बोलने का माध्यम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी जी।
माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्या रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजसमंद क्षेत्र में सिंचाई एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये कह सकते हैं कि एक लाइफलाइन है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत कम है और पूरे क्षेत्र में किसानों के लिए ये नहरों का जो पूरा ढांचा बना हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे पानी मिलता है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस बजट के अंदर उन्होंने हमारी जो लेफ्ट कैनाल है और राइट कैनाल है उसकी मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या है, इन नहरों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं, जो पुल एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, उन पुल्स के अंदर बहुत लंबे समय से क्योंकि उनका रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो लंबे समय से उनको वो टूटे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी वॉल है वो नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से कितनी बार रात के समय कार्स, छोटे वाहन, कितनी बार पशु भी उसमें गिर जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि राजसमंद के अंदर कुवारिया और साकरोदा के मार्ग पर जो पुल बना हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी जो सेफ्टी वॉल बनानी है उस पर भी ध्यान दें और उसके साथ साथ राजसमंद क्षेत्र में और भी जगह जहाँ पर ये पुल की जो क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, जो टूटे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द सही ढंग से रिपेयर में लेकर उसकी सेफ्टी वॉल जरूर बनाएं। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत श्री बहादुर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरे बैर विधानसभा क्षेत्र भुसावर में माननीय अध्यक्ष महोदय स्टेट हाईवे रोड है और गणेश जी के मंदिर से और थाना तक और थाने से बल्लमगढ़ रोड पर इतना अतिक्रमण कर लिया है और वहाँ पर करीब सैकड़ों क्रैशर हैं और हजारों गाड़ी, वो गाड़ी अब नहीं है, रेल के से डिब्बा हैं। जिस तरीका से वहाँ पर जाम लग जाता है और दो विद्यालय, विद्यापीठ भी है, माध्यमिक विद्यालय भी है, वो भी रोड पे ही है, पर जब स्कूल की छुट्टी होती है जाम लग जाता है, आए दिन जाम लगा रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसको माननीय मंत्री जी बैठे, नगर पालिका का क्षेत्र है और उस अतिक्रमण को हटाया जाए क्योंकि सभी लोगों को वहाँ पर राहत मिल सके। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसके बाद में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण लोगों ने जो दुकान थी चबूतरा बनाया, चबूतरा बना के फिर दुकान बढ़ा ली, इस प्रकार से वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सदन में निवेदन है उस अतिक्रमण को हटाया जाए। और बैर विधानसभा में, बैर के अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार जताता हूँ। उन्होंने 16 करोड़ रुपए नहर के सौंदर्यीकरण के लिए दिए थे और वहाँ काम चालू हो गया है। उस नहर पे भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, ये मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय। वो भी बैर भी नगर पालिका का क्षेत्र है, नगर पालिका है, तो वो आपके नहर का जो सौंदर्यीकरण है वो पैसा सही लग जाए और वहाँ अच्छा, क्योंकि बैर शहर के चारों तरफ वो नहर है और नहर भी अच्छी हो जाएगी, लोगों की सबकी ही है। जिन्होंने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उस नहर से भी अतिक्रमण हटाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री छगन सिंह राजपुरोहित। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब जो किसान भी है और किसान हितैषी सरकार का उदाहरण बार बार पेश भी कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे थे उसमें 3,000 जोड़ के 9,000 करा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने MSP पर 150 रुपये बोनस देना शुरू करा, पेट्रोल डीजल में वेट कम करा और अब की बार तो बजट में एक बहुत बड़ा काम करा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने किसानों का जो कृषि यंत्र काम आने वाले ट्रैक्टर है उनकी जो पेनल्टी लग रही थी 500 रुपये
पर मंथ उसको आपने एक मुश्त करके बहुत बड़ा काम किसानों के लिए किया, जो सभी माननीय सदस्यों की भी मांग थी उसके अनुसार इस बजट में जो आपने काम करा, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ट्रैक्टर में 15 वर्ष में जो कृषि यंत्र जो काम किए लिए जाते हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉली, उसमें 15 वर्षों तक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जब नवीनीकरण का टाइम आता है, उसमें उनके ग्रीन टैक्स जो 3,000 रुपये है और रिन्यूअल टैक्स 5,000 है, और उसके बाद में 20 बरस बाद में वापस रिन्यूअल का 10,000 है और ग्रीन टैक्स 6,000 रुपये लग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये किसान हितैषी सरकार है और आपसे अपेक्षा भी ज़्यादा रहती है किसानों की, और आम जन की भी अपेक्षा ज़्यादा है। आपने खूब सारे काम करवाए हैं, अब इसको भी अगर ये टैक्स है, ग्रीन टैक्स और रिन्यूअल टैक्स जो है, उसको एक मुश्त कर, क्योंकि किसान हमेशा ट्रैक्टर एक बार खरीदता है और 50 वर्ष तक अपने पास में रखता है। जिस प्रकार से उसके जीवन के साथ में वो जुट जाता है, वो कभी उसको बेचना नहीं चाहता, लेकिन नवीनीकरण में बार बार उसको जब पैसे देने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको एक मुश्त करके किसान को राहत देने का काम करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद। श्री कैलाश चंद्र वर्मा, ध्यान आकर्षण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 131 के अंतर्गत पंचायत समिति सांगानेर का नाम पंचायत समिति बगरू दैमिकला स्थित 600 फीट के ऊपर स्थापित करने के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बगरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है ये वाजिब है, क्योंकि अभी पंचायत समिति का नाम सांगानेर पंचायत समिति है, लेकिन बगरू विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है और जो जितनी ग्राम पंचायतें उस बगरू विधानसभा क्षेत्र में आती है, वो पंचायत सांगानेर पंचायत समिति क्षेत्र में नहीं है, और इसलिए बगरू विधानसभा क्षेत्र में ही जो बगरू स्थित है, तो बगरू के नाम से ही पंचायत समिति होना चाहिए। हम विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए हम बगरू पंचायत समिति का मुख्यालय बगरू में करने का प्रयास करेंगे, और जो माननीय विधायक महोदय से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि उसका मुख्यालय कहाँ हो, जैसा ये उचित समझेंगे वहाँ उसका मुख्यालय बनाएंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसके अंदर जवाब दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है कि जब पंचायत समिति 1960 के अंदर सांगानेर पंचायत समिति की स्थापना हुई, उस समय बहुत सारी ग्राम पंचायतें जयपुर के इर्द गिर्द, माननीय मंत्री महोदय, एक ही ग्रामीण क्षेत्र ऐसा था, और जो पार्लियामेंट जयपुर लगती है उसके अंदर भी बगरू विधानसभा क्षेत्र का ही पार्ट आता है, मगर ग्राम पंचायतों का एरिया लेते हैं तो केवल बगरू की ही ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो इस संसदीय क्षेत्र के अंदर आती है। मगर 2008 के अंदर डिलिमिटेशन हुआ, इस विधानसभा का एरिया कुछ एरिया जोरी बाजार का था जो शहर के अंदर चला गया, और कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र था वो सांगानेर का ही ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से बगरू बना, और उसमें उस समय 30 ग्राम पंचायतें थी। फिर डिलिमिटेशन हुआ, और उसके बाद में 2013 के अंदर भी मैंने, जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, तो इसका निवेदन किया था, और कटौती प्रस्ताव 52 के अंतर्गत भी मैंने इसकी प्रस्तावना भेजी थी। मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से इस बात के लिए भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये रिंग रोड के आसपास का जितना भी जो एरिया है, 13 जो ग्राम पंचायतें थी, अभी नगर निगम का जो एरिया बढ़ाया गया, उस नगर निगम के अंदर 13 पंचायतें इसमें फिर से नगर निगम के अंदर ज्वाइन कर ली, और जो जवाब माननीय मंत्री महोदय का आया है उस जवाब से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट भी हूँ, उन्होंने अच्छे तरीके से बताया भी है। हमने एक प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय को दिया है कि जो 600 फीट दैमिकला अजमेर रोड के ऊपर है, वहां पे बगरू नगर पालिका भी है, और अभी 23 ग्राम पंचायतें नगर निगम को जोड़ने के बाद में बगरू के अंदर बसती है। नई जो ग्राम पंचायतें बनी वो 5 है,
और ये बचने के बाद में 23 ग्राम पंचायतों की ये पंचायत समिति बनती है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र का पूरा एरिया बगरू का है। सांगानेर तो 2008 के बाद में, इससे पहले 1960 के अंदर, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, 1960 के अंदर बनने के बाद में इसका नाम सांगानेर ही चलता आया। सांगानेर से राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री निर्वाचन, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना सी निवेदन है कि जब पूरा एरिया ही बगरू का आता है, ग्रामीण क्षेत्र ही बगरू का है, और ये जो कार्यालय माननीय अध्यक्ष महोदय स्थापित है, ये सांगानेर विधानसभा का जो वार्ड है वो वार्ड नंबर 93 के अंदर स्थापित है। सांगानेर के अंदर भी बहुत बड़ा प्रिंट का काम है, और ये एक ऐसी सघन आबादी के अंदर स्थापित है जहां पे जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, पंचायत समिति की बैठक होती है, और दैमी कला से यहाँ की जो दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर की है, और रिंग रोड के अंदर का एरिया पूरा नगर निगम के अंदर आ गया, बाहर का एरिया है। इस तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए और बगरू की जो जनता है उसको ग्राम सभाओं के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति का जो वहाँ का जितनी भी व्यवस्थाएं होती है उसके लिए और मीटिंग्स वगैरह के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया है कि जो 600 फीट के ऊपर अभी 3 यूनिवर्सिटियाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी वहाँ पे स्थित है, एक बड़ी गौशाला वहाँ पे स्थित है, और जेडीए की बहुत सारी लैंड वहाँ पे है। मेरा मंत्री जी से इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से इतना सी निवेदन है कि इस पंचायत समिति कार्यालय के लिए भी एक मुफ्त राशि देके इसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, और अभी जब तक ये वहाँ पे शिफ्ट नहीं होती है तो इसका नाम सांगानेर पंचायत समिति से हटा के, क्योंकि सांगानेर विधानसभा का इसमें बिल्कुल भी पार्ट आता नहीं है, इसका नाम बगरू पंचायत समिति किया जाए, ताकि क्षेत्र में भी एक अच्छा मैसेज जाए और वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो सारी बात वाजिब है, और ये सच है कि सांगानेर से काफ़ी दूरी है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इस पंचायत समिति का नाम बगरू होना चाहिए, जो हम करेंगे, और इसका मुख्यालय कहाँ हो, मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया आपके माध्यम से कि जैसा ही उचित समझेंगे और जनहित में होगा वो मुख्यालय बना देंगे। श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। नियम के 131 के माध्यम से नगर निगम अजमेर द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई किए जाने एवं गत 3 माह में जारी किए गए समस्त पट्टों की जांच करवाने के संबंध में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि नगर निगम अजमेर द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई किए जाने एवं गत 3 माह में जारी किए गए समस्त पट्टों की जांच करवाए जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व जमाबंदी ग्राम थोक तेलियान के खाता संख्या 480 कसरा नंबर 2227 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा 2227 मिन